वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने लेमार्क का जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको लेमार्क के जितने पोस्टुलेट थे, कोई बुक दी गई थी वो, और उनका जो पोस्टुलेट है, उनकी जो थ्योरी किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म मैंने बताई थी उसके बारे में बताया था। उसके बाद क्या उनमें क्या ड्रॉबैक थे, तो वीजमैन का एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने नियो लैमार्किज्म की लैमार्किज्म में जो जो एक्सेप्शन थे उसको दूर करने के लिए नियो लैमार्किज्म दिया गया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि लैमार्क ने बताया था कि वो सारे कैरेक्टर जो किसी ऑर्गेनिज्म में हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ, या जब जीन की या क्रोमोसोम की जब जो है डिस्कवरी हुई, उससे ये पता चला कि जो आपके केवल जो जर्म प्लाज्म में जो होते हैं जो कैरेक्टर, वही ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जबकि जो सोमेटोप्लाज्म पे होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। तो ये बात हमें लेमार्क की थ्योरी से पता चल गई थी। लेमार्क के बाद हमने आपको ऑब्जर्वेशन बताया हुआ था पहले डार्विन का, तो डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन से थ्योरी दी थी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डार्विन की थ्योरी जो इवोल्यूशन की है उसके बारे में। इसी को डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो डार्विनिज्म जो हम आपको बता दें, जो डार्विन की जो थ्योरी थी ये ज़्यादा एक्यूरेट थी लेमार्क से, क्योंकि डार्विन ने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दो जो इनके जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे, जो पहले से काम कर रहे थे, नेचुरलिस्ट थे, उनसे उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी बुक्स के बारे में पढ़ा, तो डार्विन ज़्यादा एक्यूरेट हुए लेमार्क से, क्योंकि लेमार्क ने केवल हाइपोथेटिकल दे दिया था कि ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन जो डार्विन ने थोड़ा सा चीज़ें बताई, इनकी भी चीज़ें एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे इनकी थ्योरी को बहुत माना गया, 19th सेंचुरी में बहुत माना गया, और बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हुए, क्योंकि इनका जो डार्विन थे इनकी वजह से मेंडल भी कहीं ना कहीं छिप गए पीछे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसीलिए डार्विन ही एक रीजन थे कि मेंडल जो है उनको वो जो चीज़ें थी, जो उनकी लॉ थे जेनेटिक्स के, वो एक्सेप्ट नहीं हुए उनके टाइम पे, क्योंकि डार्विन पहले से उनका दिमाग खराब किए हुए थे, और उसके बाद मेंडल पहुंच गए कि ऐसा होता है, तो मतलब उनकी बात भी नहीं मानी गई है ना। और इन पे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा था, क्योंकि उस धर्म से जो लोगों के जो रिलीजियस व्यू थे, पॉइंट ऑफ व्यू थे, उससे अलग बातें बता रहे थे डार्विन, इसलिए डार्विन को नहीं माना जा रहा था। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इनका विरोध हो रहा था। तो हम डार्विन की जो थ्योरी थी इससे बात करेंगे, और डार्विन की जो थ्योरी थी वो दो चीज़ों पे बेस्ड थी। एक तो इनका इनका था कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ बनी है। एक तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ये था कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो नेचर होता है वो सिलेक्शन करती है और उसको चांस देती है जो सबसे ज़्यादा फिट होता है, फिटेस्ट होता है, और जो फिटेस्ट होगा उसको नेचर सिलेक्ट कर देती है, और उसी वो रिप्रोडक्शन का चांस देती है और उसकी प्रोजनी इंक्रीज करती है, ताकि जो आ, जो अच्छी जीन है वो आगे ट्रांसमिट हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था। अब पहले अब डार्विन का और लेमार्क का पहले भी हमने आपको कंपैरिजन बताया था। अभी देखिए, लेमार्क, और इधर हम लिख देते हैं डार्विन। लेमार्क ने ये बताया था कि मान लीजिए कोई एक ये स्पीसीज है, स्पीसीज ये है, ये एंसिस्टर नहीं है, ये स्पीसीज ये है, ये क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई स्पीसीज बी में। तो अब स्पीसीज ए थी वो ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब चेंज होगी स्पीसीज बी में। तो स्पीसीज ए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, डार्विन ये बोलते थे कि कोई एक ये स्पीसीज है, स्पीसीज ए, इसने क्या किया, ब्रांचिंग की, मतलब इसने ब्रांचिंग करा या ऐसा कुछ पैटर्न करा कि ये दो स्पीसीज, स्पीसीज ये बी बन गए, बी, स्पीसीज बी, बी वन और बी टू, ये बन गई। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने किया तो ये इनसे भी
बन गए, स्पीसीज जो है सी बन गए C1, स्पीसीज C2 इससे बन गए स्पीसीज C3 और स्पीसीज C4। तो मतलब ये देखो देखो इनका ये क्या हुआ, इनसे ये इनकी कहीं ना कहीं जो है ओरिजिन हुई है, तो इनका ये एंसिस्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गए, ये न्यू प्रोजनी हो गई, ठीक है। तो ये देखोगे कि डार्विन ने ये बताया कि जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ब्रांचिंग पैटर्न में जाती है, वो जाती है ब्रांचिंग ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। और लेमार्क ने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है, जो लाइफ जो चलती है वो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि जो लेमार्क बता रहे थे कि स्पीसीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब एक में दूसरे में हो गई तो पहले वाली खत्म, लेकिन डार्विन ने बताया कि पहले वाली भी स्पीसीज रहेगी और जो प्रोजनी बनी लास्ट में वो भी रहेगी, और वो उनका एंसिस्टर कहलाएगा, ऐसा नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों डार्विन और लेमार्क में मेन डिफरेंस था, ठीक है। अब जो डार्विन की आपकी जो थ्योरी थी, जो डार्विन की आपकी थ्योरी थी, जो डार्विन की थ्योरी थी वो दो चीजों पे बेस्ड थी। पहली चीज थी कि एक तो था इनमें, इन्होंने एम्फेसिस किया ब्रांचिंग ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट। दूसरा इन्होंने एम्फेसिस किया नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन पे। अब ब्रांचिंग डिसेंडेंट का क्या मतलब है, मैंने बताया, इसका मतलब होता है वन स्पीसीज वन स्पीसीज डाइवर्ज, मतलब विभाजित हो जाए, डाइवर्ज इनटू अनदर स्पीसीज, ठीक है। कैसे, मान लीजिए एग्जांपल आप समझ लीजिए, स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज ये है, इसने क्या किया, इसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करके इसने जो स्पीसीज दूसरी बना ली, एक स्पीसीज बना ली, एक ये स्पीसीज बना ली, ठीक है। ये और ये क्या होगी, ये एक अलग थी स्पीसीज, ये हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज हो, ठीक है। ये भी डिफरेंट हो, स्पीसीज जो है ये भी डिफरेंट हो, ठीक है, ये भी डिफरेंट हो। अब ये जो स्पीसीज हुई है हो सकता है ये फिर रिप्रोड्यूस करे किसी से, ये भी रिप्रोड्यूस करे, ये भी, तो ये क्या बन जाएंगी, ये न्यू स्पीसीज बन जाएंगी। और ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो स्पीसीज ए थी ये कहीं ना कहीं जो न्यू स्पीसीज बन रही है उसका एंसेस्टर हो जाएगा। तो ये ब्रांचिंग डिसेंट डिसेंट का मतलब होता है, जो डार्विन ने बताया था। मतलब जो न्यू स्पीसीज है, मतलब अब न्यू स्पीसीज अगर बनी है तो हो सकता है जो ये स्पीसीज ए रही है इससे ये कुछ डिफरेंस हो इसमें, और डिफरेंस होगा तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज जो होगा विथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो स्पीसीज नहीं बनेगी वो मॉडिफिकेशन के साथ बनेगी। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, दो चीजों पे बेस था, बस यही समझ लोगे, डार्विन की थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये था, मैंने लास्ट वीडियो में जब डार्विन का ऑब्जर्वेशन बताया था उसमें बताया था कि होता क्या है, सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब इसका क्या है कि नेचर सिलेक्ट नेचर सिलेक्ट ओनली फिटेस्ट फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स कैसे सिलेक्ट करती है, देखो एग्जांपल वैसे बताया था। मान लो 5 स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मान लीजिए बी जो है वो आपस में कंपटीशन हुआ इनका पांचों में, ठीक है, ये पांचों में कंपटीशन हुआ, बी जो है क्या हुई, इसमें जीत गई, मतलब सरवाइव करी, विन का मतलब है
सरवाइव करी। अब सरवाइव क्यों क्यों विन करी इनसे, इन पांचों में? क्योंकि बेटर फिट रही होगी, बेटर फिट रही होगी। और अगर बेटर फिट रही है तो बेटर फिट का मतलब क्या है, ये फिटेस्ट है कहीं ना कहीं। और फिटेस्ट है अगर, बेटर फिट का मतलब क्या है कि शो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, शो नॉर्मल ग्रोथ, शो नॉर्मल ग्रोथ इन लो रिसोर्सेज, लो रिसोर्सेज। और ये जो बताया जाता है, ये बताया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। जो इकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बेटर फिट का जो डिफिनीशन है वो ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल ग्रोथ शो करे जब रिसोर्स लो हो, मतलब लो रिसोर्स में वो ग्रो कर पा रहा है। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास जैसे एक एक लोग हैं जिनके पास 100 रुपये, एक के पास है जिसके पास 10 रुपये हैं। 100 वाला अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, लेकिन 10 वाला मैनेज कर पा रहा है। तो 10 वाला जो वो फिटेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो 10 रुपये में मैनेज कर पा रहा है अपनी लाइफ को, लेकिन वो 100 में भी मैनेज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ठीक है। अब आपके उसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया है हम बता दें आपको। आज हम एनसीईआरटी भी लेकर आए हैं आपके लिए। जो आपकी डार्विन की थ्योरी है, जो डार्विन की थ्योरी है, और जो डार्विन की थ्योरी है उसको भी हम लेकर आए हैं आज। एनसीईआरटी की लाइन आपको हम पढ़ के बता देंगे क्या है एनसीईआरटी की लाइन में। ठीक है। तो सबसे पहले हम ठीक है, एक मिनट। देखो लिखा हुआ है branching descent and natural selection are the two key components of Darwinian theory of evolution। हमने आपको बता दिया ये दोनों चीजें। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया नीचे, ये वाला, ये डार्विन थ्योरी के जो दो की कंपोनेंट थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इवन बिफोर डार्विन, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life forms and occurred but driven by use and disuse of organs। इससे पहले एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम लेमार्क था, उन्होंने यूज और डिसयूज की थ्योरी से इवोल्यूशन की थ्योरी को बताने की कोशिश की थी। इन्होंने ही गेव द एग्जांपल्स ऑफ जिराफ, उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया, हु एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज, जो कि लंबे पेड़ों पे जो लीव्स थी उनको खाने का प्रयास कर रही थी। हैड टू अडॉप्ट बाई इलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स, और उन्होंने ऐसा अपनी गर्दन को खींच बढ़ा के किया। एज दे पास ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन, और ये जो कैरेक्टर था लंबे गर्दन का, ये उनके अगले जनरेशन तक जो है धीरे धीरे वो होता गया, उनके नेक्स्ट जनरेशन में आता गया। केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स, नो बडी बिलीव दिस कंजेक्चर एनी मोर। अब इस जो थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं करता। इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, क्या इवोल्यूशन जो है प्रोसेस है या प्रोसेस का रिजल्ट है? द वर्ड वी सी inanimate and animate is only the success story of evolution। When we describe the story of this word, we describe evolution as a process। जब हम evolution को पढ़ते हैं तो evolution को एक process की तरह पढ़ते हैं, ये बताया जा रहा। On the other hand, when we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequences of process कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन जब हम लाइफ का जो है अर्थ पे ओरिजिन पढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ है। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर द
टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेज आर एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। हम अभी तक ये नहीं फाइंड कर पाए हैं कि जो इवोल्यूशन है और जो नेचुरल सिलेक्शन ये एक प्रोसेस है या किसी अननोन प्रोसेस का एक रिजल्ट है। ठीक है, इट इज पॉसिबल डेट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस एंड पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस डार्विन। जो थॉमस माल्थस थे, ये क्वेश्चन पूछा गया कि डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, ये आपका पीवाईक्यूज में आया है। पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, जो डार्विन थे वो थॉमस माल्थस के जो पॉपुलेशन थ्योरी थी उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, और डार्विन ने जो अपना नेचुरल सिलेक्शन दिया वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। ठीक है, विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, उन्होंने जैसे पोस्टुलेट बताए थे कि जो नेचुरल रिसोर्स वो लिमिटेड होते हैं, और पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एंड एक्सेप्ट फॉर सीजनल इन्फ्लक्चुएशन। और जो पॉपुलेशन होती है वो एक स्टेबल होती है एक्सेप्ट जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, जब उनका सीजनल वो आता है। members of population members of population vary in characteristic, in fact no two individuals are alike। मतलब जो population के members होंगे वो एक दूसरे से डिफर होंगे, कोई भी एक समान नहीं होगा। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मतलब ऊपर से देखोगे हल्का फुल्का वो एक जैसे दिखेंगे। सिमिलर मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड ईटीसी, और बहुत सारे जो वेरिएशन होते हैं वो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। अगर कोई अपनी पोटेंशियल के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, ये हम बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन है उसमें हम देख सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड मीन्स द दैट हियर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्स। अगर जो लिमिटेड है अगर सोर्स, तो उसके लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा उस रिसोर्स के लिए। ओनली सम सर्वाइव, जिसमें से कुछ बचेंगे, एंड ग्रो एंड कॉस्ट अदर कुड नॉट फ्लोरिश। ठीक है, कुछ सर्वाइव करेंगे और दूसरे उसमें उनकी मतलब डेथ हो सकती है और दूसरे उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट insight of Darwin was this: he assert, asserted that variation which are heritable and which make resource utilization better for few adopted or to habitat better will enable those to reproduce and leave more progeny। यही बात बताई कि ये उनको चांस देंगे। जो डार्विन का जो सबसे अच्छा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो बेटर फिट होंगे वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे रिसोर्स को, और नेचर उन्हीं को चांस देगी। ठीक है, Hence, for a period of time over many generation, survivors will leave more progeny। जो बचेंगे वो ज़्यादा प्रोजनी मतलब करेंगे, and there would be a change in population। और इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज होगा, बायसनेस आएगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल को आप ज़्यादा चांस दे रहे हो, दूसरे को दे ही नहीं रहे हो। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड हेंस नाउ फॉर्म अपियर टू अराइज, और इस प्रकार जो नए फॉर्म्स हैं वो अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन का आपका वो था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डार्विन के पोस्टुलेट को। डार्विन के पोस्टुलेट को देखो, हम बात करेंगे डार्विन समझ में, इसीलिए मैंने आज एनसीईआरटी से ही बता दिया। आपको सम चीज़ें वही बताते हैं जो एनसीईआरटी में है और कुछ नहीं। डार्विन पोस्टुलेट्स, ठीक है। पहला पोस्टुलेट दिया था, हम समझाते जाएंगे जो जो उन्होंने इसमें अभी पढ़ के आए हैं, हम समझाते। पहला ये था कि जो भी होगा वो ओवर प्रोडक्शन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्पीसीज होती है, वो ओवर प्रोडक्शन होते हैं। ओवर प्रोडक्शन कैसे करते हैं, मान लीजिए इन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी दिया था, ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये ये आपका एक पेट्री डिश है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। तो अब कितना बना देगी कोई पता नहीं है। ठीक है, कितना बना देगी कोई पता ही नहीं है। हाँ, तो मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस करे तो ओवर प्रोडक्शन होता है। डार्विन का पहला पोस्टुलेट था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं
तो ये एक इनका था। दूसरा, अब ओवर प्रोडक्शन जो था, ये जो इनका जो पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट था, ये इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलेशन, इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। ठीक है, ये जो थॉमस माल्थस थे उनकी पॉपुलेशन थ्योरी थी, उससे इन्फ्लुएंस था ये वाला जो उनका ओवर प्रोडक्शन वाला जो पॉइंट था। दूसरा, देखो ये था, अब अगर कोई ओवर प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या करेगा, रिसोर्स तो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, डार्विन ने बताया था। समझा देते हैं एक ही से, देखो भी, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स अगर लिमिटेड है तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल होगा फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के, किसके बीच में स्ट्रगल होगा, बिटवीन स्पीसीज। अब वो स्पीसीज आपस में हो सकती है, इंट्रा और इंटर, इंट्रा स्पीसीज हो सकती है और इंटर स्पीसीज हो सकती है, मतलब एक ही स्पीसीज के बीच में हो सकता है और अदर स्पीसीज के बीच में हो सकता है। तो जो दूसरा पोस्टुलेट था डार्विन का, वो था, दूसरा था, स्ट्रगल, ओवर प्रोड्यूस कर लिया, अब क्या है, सोचा नहीं पहले कि क्या होगा आगे, लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाएगी, बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन जब होगा तो कंपटीशन बिटवीन स्पीसीज होगा। अब स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन है तो इंट्रा कंपटीशन होगा, मतलब एक ही स्पीसीज में, और इंटर होगा अलग अलग स्पीसीज में, इंटर स्पीसीज कंपटीशन, किसके लिए, फॉर फॉर यूटिलाइजेशन, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। दूसरा है, अब अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि एक ये स्पीसीज थी, इंटर स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है, इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन हो रहा है, तो इन दोनों में क्या होगा, ये हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा स्पीसीज में, वेरिएशन इन स्पीसीज। अगर वेरिएशन आया है और एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन रही है, डिसेंट भी हो रही है, मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, तो अगर वेरिएशन हो रहा है तो वहां पे वेरिएशन क्यों, वेरिएशन अगर होगा तो वो अगली जनरेशन में चले जाएगा, तो उसको आप कहोगे हेरिडिटी। तो जो थर्ड पोस्टुलेट था डार्विन का, वो था वेरिएशन, ये था वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये थर्ड पोस्टुलेट था। वेरिएशन का मतलब जो रिप्रोड्यूस की हैं, जो स्पीसीज जो ओवर प्रोड्यूस की हैं उनमें कुछ वेरिएशन आया होगा, और जो वो वेरिएशन आया होगा वो अडॉप्ट कर ली होंगी, और अडॉप्टेशन में जो चीज़ आ जाती है वो क्या होती है, मैंने पहले भी बताया एक बार कि जो अडॉप्टेशन में आ जाता है वो जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने लगता है, इसी को आप हेरिडिटी बोल देते हो। ठीक है, अब हेरिडिटी हो गया, एक दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में फिक्स हो गई चीजें। अगर नेक्स्ट जनरेशन में चीजें फिक्स हो गई तो क्या होगा उसमें, अब होगा क्या, अब होगा नेचुरल सिलेक्शन, मतलब अब नेचर होगा उसमें, जो जो भी फिक्स हुए हैं, मान लीजिए ये इतना बड़ा, इसमें 100 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, 1000 इंडिविजुअल बने। अब 1000 इंडिविजुअल तो आपस में मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे एक साथ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब नेचर ढूंढेगी, ठीक है, वो नेचर ढूंढेगी कि जो है बेटर फिट कौन है, बेटर फिट कौन है, जो बेटर फिट होगा उसको क्या करेगी, नेचर सिलेक्ट कर लेगी, नेचर सिलेक्ट कर लेगी। बस इनका ये हो जाएगा। अब नेचुरल सिलेक्शन हो गया, अब नेचुरल सिलेक्शन हो गया, अब नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, नेचर ने सिलेक्ट कर लिया मतलब क्या है
कि कहीं ना कहीं अब वो सर्वाइव करेंगी। सर्वाइव करेंगी तो क्या है, न्यू स्पीसीज हो गई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब जब नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा तो अगला पोस्टुलेट जो था, फिफ्थ वन डार्विन का, वो था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट हो गए, ये पोस्टुलेट हो गए। आपके समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको इसको डायग्राम से। ठीक है, कौन पोस्टुलेट थे, कौन कौन से? पहला था ओवर प्रोडक्शन, अभी इसको डायग्राम से समझाएंगे। दूसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा था वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ये आपको केवल याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, शायद क्वेश्चन से आता भी नहीं है। फिर फोर्थ था नेचुरल सिलेक्शन, फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हो जाता है। देखो कैसे जो है एडॉप्टेशन होता है, कैसे एक्लिमेशन होता है। एक्लिमेशन होता है कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर लेना। एडॉप्टेशन होता है क्या, उस चीज को फिट करके, उस एनवायरनमेंट में फिट करके अपने, और उस चीज को इनहेरिट कर लेना, अपने अंदर एक्वायर्ड कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, वो होता है एडॉप्टेशन। अब तो पोस्टुलेट जो बताया मैंने, पहला पोस्टुलेट बताया था कि मान लीजिए कि स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज और पॉपुलेशन है। ये स्पीसीज या पॉपुलेशन क्या किया, ये पहला है, ठीक है, ये किया ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, इस पॉपुलेशन में मान लो 1,000 लोग थे, ठीक है, इसने ओवर प्रोड्यूस किया, इसमें हो गए मान लो 50,000 लोग। ठीक है, इसमें हो गए 50,000 लोग। अब ये जो 50,000 लोग हो गए ओवर प्रोड्यूस करके, तो क्या होगा, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्स आपके क्या है, रिसोर्स आर लिमिटेड, भाई जितनी दुनिया बन गई उतनी ही रहनी है, रिसोर्स आर लिमिटेड। तो क्या होगा, दूसरा पॉइंट आ गया आपका, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस का, तो इनमें क्या आ जाएगा, इनमें वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन का मतलब क्या है, सबको अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, एक ही रिसोर्स पे आप फीड नहीं कर सकते हो। किसी को शाकाहारी होना पड़ेगा, मतलब किसी को वेज खाना पड़ेगा, किसी को नॉन वेज खाना पड़ेगा, किसी को दोनों खाना पड़ेगा, किसी को और कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे लिए क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, वेरिएशन। अब जब वेरिएशन आ गया, तो अब भाई किसी को नॉनवेज ही चाहिए, तो वो नॉनवेज क्या करेगा, नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, वो फिर कुछ ही मेंबर बचेंगे, फ्यू मेंबर्स सरवाइव, और रेस्ट की क्या हो जाती, डेथ। ठीक है, रेस्ट की डेथ हो जाएगी। अब मान लीजिए ये थी जो इसमें दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बन गया, ग्रुप 1, और ये ग्रुप 2। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद इनका क्या हुआ, ये जो बचे हैं, जो सरवाइव किया, इनका क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब अगर इनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो अब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है, खूब टाइम तक ग्रो कर रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम नेचुरल सिलेक्शन हुआ, मतलब इनको कहीं ना कहीं नेचर ने सिलेक्ट कर लिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या होगा, मान लीजिए ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब ग्रुप 1 से ये रिप्रोड्यूस करेंगी, इनकी स्पीसीज बनेगी, इनकी स्पीसीज बनेगी, इनसे भी स्पीसीज बनेगी, और इनसे भी स्पीसीज बनेगी। मान लीजिए ये है स्पीसीज बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो गई, ओरिजिन हो गई ना, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन हो गई। देखो जहाँ स्पीसीज लेकर चले थे आप, मान लीजिए स्पीसीज ए थी, सॉरी, ये स्पीसीज ए लेकर चले थे,
इससे क्या क्या बन गई, स्पीसीज बी सी डी और ई बन गई। तो क्या हो गई, न्यू स्पीसीज बन गई। और यही था इनका जो इनकी थ्योरी का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि कैसे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया। तो ये चीज़ आपको डायग्राम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इन्होंने डार्विनिज्म तो दे दिया लेकिन माना नहीं किसी ने। ठीक है, जब माना नहीं तो आपके उसमें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिए, नियो डार्विनिज्म। ठीक है, किसी ने माना नहीं तो इनके बाद क्या, क्यों नहीं माना वो अलग वो है, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। न्यू डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, इसमें डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म क्या है, डार्विनिज्म, डार्विनिज्म प्लस मेंडेलिज्म, मेंडेलिज्म। अब डार्विनिज्म प्लस मेंडेलिज्म अगर बन गया तो ये बन जाता है मॉडर्न, मॉडर्न सिंथेटिक, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और न्यू डार्विनिज्म। अब ये न्यू डार्विनिज्म क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन, हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ, हेल्प इन मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हेल्प कर रही है, देखो देख रहे हो न्यू स्पीसीज बन गई, न्यू स्पीसीज जो बनती है उसको आप बोलते हो, ये स्पेसिएशन क्या है, ये जो स्पेसिएशन है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसको स्पेसिएशन बोलते हो आप। ठीक है, और ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हो गया क्योंकि नेचुरल सेक्शन को बोला जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डार्विन, डार्विन की थ्योरी। ठीक है, अब एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, वो आता है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हमने तो बता दिया कि फॉर्मेशन स्पेसिएशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, स्पेसिएशन हो गया, लेकिन ये होता कैसे या सॉल्टेशन कैसे होता है इसके बारे में तो इसको बताया गया मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से। इस चीज को बताया गया मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो थी वो दी गई म्यूटेशन थ्योरी से, जो कि ह्यूगो डी वरीज ने दी। पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर। जो वे वेरिएशन आया ये कैसे ओरिजिनेट हुआ और स्पेसिएशन कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन कर रही है एनसीईआरटी। इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जबकि मेंडल ने भी कुछ इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, जो कि फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। डार्विन ने या तो इन जो इनके ऑब्जर्वेशन थे, जो फैक्टर्स थे या जो भी जो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो इनको इग्नोर कर दिया इन्होंने, या तो इग्नोर कर दिया या इस पे चुप रहे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, पहले डिकेड में 20वीं शताब्दी के, ह्यूगो डिवरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, ह्यूगो डिवरीज ने कुछ काम किया ऑन इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज ब्रॉड फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन का जो आइडिया था, जो उत्परिवर्तन का आइडिया था, उन्होंने वो सजेस्ट किया। और इन्होंने बताया कि लार्ज डिफरेंसेज अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, कि जो बड़ा जो बदलाव है वो किसी पॉपुलेशन में अचानक से आ जाता है। ही बिलीव्ड, ही बिलीव दैट इट इज म्यूटेशन, इन्होंने माना, ह्यूगो डी वरीज ने माना कि ये म्यूटेशन है,
विच कॉज इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन का जननी है या जनक है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, और वो माइनर वेरिएशन जिसके बारे में डार्विन ने अपनी थ्योरी में बात की थी वो नहीं है। इन्होंने माना कि जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन के कारण हुआ है, ना कि वेरिएशन के कारण हुआ है। ठीक है, इन्होंने डार्विन की बातों को नकारा। म्यूटेशंस आर रैंडम, म्यूटेशन जो होते हैं वो अचानक से होते, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं, और डायरेक्शनलेस, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वाइल डार्विनियन वेरिएशन आर स्मॉल, लेकिन डार्विन ने ये बताया था कि वेरिएशन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, एंड डायरेक्शनल, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया। ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि म्यूटेशन रैंडम होंगे, जबकि डार्विन ने बताया कि वेरिएशन जो होंगे वो स्मॉल होंगे। दूसरा, ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि जो म्यूटेशन होगा वो डायरेक्शनलेस होगा, जबकि जो डार्विन ने बताया कि ये डायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। अब नीचे लिख रहे हैं कि इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल। ठीक है, जो इवोल्यूशन हुआ है वो डार्विन के लिए धीरे धीरे हुआ, व्हाइल डिवरीज ह्यूगो डिवरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड सॉल्टेशन। ठीक है, डार्विन ने ये बताया कि जो म्यूटेशन है वो धीरे धीरे हुआ है, लेकिन डिवरीज ने बताया, ह्यूगो डिवरीज ने बताया कि ये जो धीरे धीरे नहीं हुआ, ये अचानक से एक बड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ, स्पेसिएशन हो गया, मतलब अलग अलग स्पीसीज बन गई। फिर उसके बाद लिखा है स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लियरिटी। ठीक है, बाद में जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उसकी स्टडी हुई, उसके बाद कुछ क्लियरिटी मिली, जिसमें आप हार्डी वीनबर्ग पढ़ते हो, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब जो चीजें ये पढ़ी है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, इसको हम समझते हैं, जो ये चीजें हैं इसको हम लिख के समझते हैं। देखो, ये बोला गया कि जो वेरिएशन है या ओरिजिन है वो कैसे हुआ, वेरिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ और स्पेसिएशन कैसे हुआ, और जो ये मेंडल ने बात की थी फिनोटाइप का वो कैसे हुआ। ठीक है, और इसको इस पे डार्विन क्यों नहीं बोले, तो इसके लिए 20th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज ने क्या करा, एक थ्योरी दी जिसका नाम था म्यूटेशन थ्योरी। समझिएगा, वही चीजें हैं जो उस पर लिखी हैं ऊपर, अभी समझ में आ जाएगा। म्यूटेशन थ्योरी दी, म्यूटेशन थ्योरी उन्होंने किस पे दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना, एक प्लांट था जिसका नाम था इवनिंग प्लांट है, प्रिम रोज, ये प्लांट है। इसका जो नाम था, बॉटनिकल नाम था, वो था ओइनोथेरा, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, इसका बॉटनिकल नाम था। ठीक है, और इस इवनिंग प्रिमरोज से इन्होंने क्या दिया दिया म्यूटेशन का आइडिया दिया, आइडिया ऑफ म्यूटेशन, सजेस्ट लिख देते हैं यहाँ, समझने में आसानी होगी, सजेस्ट आइडिया ऑफ म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशंस हैं उनका आइडिया कैसे इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने बोला कि लार्ज डिफरेंस लार्ज लार्ज डिफरेंस arising large difference arising suddenly in ए पॉपुलेशन, अचानक से एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है किसी पॉपुलेशन में। कैसे, ही बिलीव्ड ही बिलीव्ड दैट ही बिलीव्ड दैट इट इज, ये जो लार्ज डिफरेंस क्यों आ जाता है, इन्होंने बताया कि ये इट इज म्यूटेशन, इट इज म्यूटेशन विच कॉज विच which cause which causes evolution which causes evolution
ये म्यूटेशन है जो कि इवोल्यूशन को कॉज करता है। और इन्होंने ये बताया कि नॉट द माइनर वेरिएशन जो कि हेरिटेबल थे, और इसको बताया था हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट, दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। अब दोनों लोग में यहाँ लड़ाई हो गई, ठीक है। अब क्योंकि भाई ये थ्योरी दे रहे हैं, दूसरे को तो कम कुछ करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूगो डिवरीज ने कहा, ह्यूगो डिवरीज ने कहा और डार्विन ने कहा, दोनों लोग की बातें हम लिखते हैं। ह्यूगो डिवरीज ने कहा कि म्यूटेशन जो होते हैं, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। डार्विन ने ये बोला कि जो वेरिएशन है, और अभी बताते हैं आपको एक चीज और, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ठीक है। दूसरी चीज ये बताई कि म्यूटेशन से क्या होता है, डिवरीज ने बताया म्यूटेशन कॉजेज स्पेसिएशन, स्पेसिएशन को ही आप इवोल्यूशन बोलते हो, मतलब नई स्पीसीज का बनना क्या है, इवोल्यूशन ही तो है। और हेंस इसी को स्पेसिएशन को हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। अब ये सॉल्टेशन क्या है, सॉल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। एक ही स्टेप में बड़ा सा म्यूटेशन हो जाए, इसको आप सॉल्टेशन बोलते हो, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि जो वेरिएशन होता है, जो म्यूटेशन होगा वो हेरिटेब हाँ, म्यूटेशन काज स्पेसिएशन, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि म्यूटेशन जो होता है वो होता है ग्रेजुअल होता है, डार्विन ने बताया था ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। फिर इन्होंने बताया ह्यूगो डिवरीज में कि जो म्यूटेशन होगा वो हेरिटेबल होगा, मतलब एक से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया इन्होंने ह्यूगो डिवरीज ने, इनकी अच्छी बात ये थी कि जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी हुई तो उसमें भी सेम तरीके की चीजें आई, सेम इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। अब ये दोनों ह्यूगो डिवरीज और डार्विन में डिफरेंस था। अच्छी बात ये है डार्विन के लिए, उनको पता नहीं चली होगी बाद में, कि अ, जो म्यूटेशन थ्योरी थी इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन थे, बहुत सारे इस पे लोगों ने आवाज उठाई। और जो म्यूटेशन थ्योरी थी इसको भी पूरी तरीके से नहीं माना, क्योंकि जो उन्होंने प्लांट ही लिया उसी में गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन की थ्योरी, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी हो गया आपका, और डार्विन की थ्योरी और ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी मैंने पहले बता दी थी। बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, पूरी एनसीईआरटी को खोल के रख दिया है। और हमने इसलिए अब आगे से हम यही करेंगे, जो एनसीईआरटी की लाइन होगी उसको भी मेंशन करेंगे, और अपना जो हम पढ़ाने हैं, हमको जो बताना है वो बताएंगे, ठीक है। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और कोई भी अगर डाउट हो रहा है कहीं पे आप बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।